हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड, इनकी उम्मीद है कि आगे वाले एग्जामों में भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 ASP.NET, ऑप्शन नंबर 2 जावा, ऑप्शन नंबर 3 SQL, ऑप्शन नंबर 4 C++। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए कौन सा जवाब सही हो सकता है। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ये दिया गया है। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। अब इसका आंसर देखिए। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो फ्रेंड? SQL। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं SQL क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक फ्रेंड। और ये क्या है? एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग है जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड? ये एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग है जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण किसने किया था फ्रेंड? तो इसका फ्रेंड IBM कंपनी का नाम आपने सुना होगा। IBM के दो प्रसिद्ध, ठीक, चैम्बरलिन और डेनियल रिचर्डसन और रेमंड F बॉयज, इन्होंने मिलकर इस लैंग्वेज को बनाया था। अब बात करते हैं फ्रेंड IBM की। IBM कब बनी थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1911 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। और यह है क्या? एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। क्लियर हो फ्रेंड? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक फ्रेंड। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक ट्राम का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। 4 ऑप्शन फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 फ्योदोर पिरोस्की, ऑप्शन नंबर 2 आर्थर पिडनी, ऑप्शन नंबर 3 फ्रेड्स परफ्यूमर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन पेरी। फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 फ्योदर पिरोस्की। इन्होंने ट्राम का आविष्कार किया था। फ्रेंड, इन्होंने कब किया था? तो ये 1880 में, ठीक, रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में इन्होंने पहली ट्राम का आविष्कार किया था और इसका चलाया था। ध्यान रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 रतौंधी, ऑप्शन नंबर 2 रक्त का थक्का ना जमना, ऑप्शन नंबर 3 रिकेट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हीमोग्लोबिन की अल्पता। हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रक्त का थक्का ना जमना। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 रक्त का थक्का ना जमना, ठीक। अब बात करते हैं हम हीमोफीलिया की। तो फ्रेंड, ये एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक, जो पुरुषों में फैलती है, ठीक, और स्त्रियां इसको वाहक का कार्य करती हैं। मतलब इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करती है, ठीक। चलिए फ्रेंड, इतना पता चला आपको। और यह बीमारी
थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। कौन सा फ्रेंड? थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर 2 एंटोमोफिली या फिर एम्ब्रियोफिली या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑर्निथियोफिली। फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड पक्षियों लिखा है तो आपको अंदाजा लग गया होगा इसका सही आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑर्निथियोफिली। फ्रेंड ऑर्निथियोफिली इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ? ठीक। अब ये क्या होता है? तो वह परागण जो पक्षियों द्वारा ठीक किया जाता है उसे ही कहते हैं ऑर्निथियोफिली, और इसे ही बर्ड परागण भी कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑर्निथियोफिली क्या होता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की क्रिया को ही ऑर्निथियोफिली कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं फ्रेंड? ये दिया गया आपको 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 मोलस्का, ऑप्शन नंबर 2 एनिलिडा, ऑप्शन नंबर 3 निडेरिया, ऑप्शन नंबर 4 आर्थ्रोपोडा। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? मकड़ियाँ कौन से प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? आपके सामने 4 संघ दिए हैं, मोलस्का, एनिलिडा, निडेरिया या फिर आर्थ्रोपोडा। सोचिए फ्रेंड, तो सोच लिया होगा आपने। चलिए इसका जवाब देखते हैं। फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 आर्थ्रोपोडा। ठीक, मकड़ियाँ किसके? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। चलिए फ्रेंड मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है फ्रेंड? 4 ऑप्शन। पानी, बर्फ, एथिलीन या फिर एसीटोन। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। पानी, बर्फ, एथिलीन या फिर एसीटोन। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पानी। पानी इसका सही जवाब है, वाटर। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बाई आयतन होता है, या फिर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक फ्रेंड, और इसकी जनरल परिभाषा क्या होती है? तो एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड? क्या? एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इसे रो इसे रो से या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड मास की यूनिट रखते हैं पहले। द्रव्यमान की क्या? केजी। ठीक, अपॉन आयतन, आयतन की मीटर क्यूब में। बस, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? केजी अपॉन मीटर क्यूब। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है फ्रेंड? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा जवाब सही हो सकता है? सोच लिया होगा फ्रेंड आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, ऑक्सीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निर्मुक्त होती है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन कर दो। ठीक, अगर कार्बन को O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, CO2 प्लस H2O। समझ में आया फ्रेंड? क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई कार्बन से, तो ये क्या एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो गई। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीजन को ऐड होना है, हाइड्रोजन निर्मुक्त होना है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाते हैं, ठीक, खो देते हैं, वह ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार साइट कहाँ स्थित है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए, नालंदा का भी नाम है, फेमस ही है ये जगह का नाम, नालंदा महावीर साइट, अंदाजा लग गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कौन सा फ्रेंड? बिहार में है। नालंदा बिहार का एक जिला है जहाँ से दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। ठीक, ये किसके लिए? एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। याद रहेगा फ्रेंड, नालंदा महाविहार साइट बिहार में। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत कर बढ़ जाती हैं तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अत्यावश्यक वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 2 पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 3 व्यवलयन वस्तुएं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गिफिन वस्तुएं। चलिए फ्रेंड सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड इसका ऑप्शन सोचिए कौन सा विकल्प सही है। अत्यावश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, व्यवलयन वस्तुएं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गिफिन वस्तुएं। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका हम जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक, गिफिन वस्तुएं इसका सही जवाब है। वह वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है तो उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं हम गिफिन वस्तुएं होती क्या है, ये तो पता लग गया। ठीक, लेकिन अगर मांग का नियम जो है कि मांग का नियम के अनुसार, ठीक, सभी वस्तुओं को बराबर रखते हुए किसी वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, उसकी कीमत बढ़ रही है तो क्या उसकी मांग में कमी आ जानी चाहिए? बिल्कुल आ जानी चाहिए। ठीक, ये नियम है मांग का। और जब मांग घटेगी, जब मांग घट गई तो कीमत पे क्या असर होगा फ्रेंड? सोचिए, कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मांग का नियम हमारा कहता है। लेकिन इसके विपरीत, ठीक, कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि कीमत बढ़ने पर खपत भी बढ़ जाएगी, वह कहलाएंगी गिफिन वस्तुएं। क्लियर हुआ फ्रेंड? वह वस्तुएं जो मांग के नियम का प्रतिरोध करती हैं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, मांग का नियम क्या? कीमत गिरेंगी तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। चलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर 2 जी एल्विन
एचिंसन, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूगो डी राइस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ब्राउन। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। ठीक फ्रेंड, अब इनकी बात करते हैं अर्नेस्ट हैकल की। तो इनका पूरा नाम अर्नेस्ट हाइनरिक हैकल। इनका जन्म 1834 जर्मनी में हुआ था। यह एक जूलॉजिस्ट फ्रेंड थे, और क्या थे, ये नेचुरोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, फिजिशियन थे, और प्रोफेसर थे, और मरीन बायोलॉजिस्ट भी थे। मतलब बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। केले की झाई पौधे की एक बीमारी है जो के कारण होती है फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इन पर विचार करना है। वायरस, कवक, बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कीटक। चलिए फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए। केले की झाई की बीमारी होती है जो किसके कारण होती है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया, या फिर कीटक। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कवक। ध्यान रहेगा फ्रेंड, केलों की झाई की बीमारी जो होती है वह कवक के कारण होती है। आपको इतना ध्यान रखना है बस, केलों की झाई की बीमारी कवक के कारण होती है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाब्लो पिकासो से था, कहाँ से था फ्रेंड? भारत, यूके, स्पेन, इटली। चलिए फ्रेंड सोचिए, पाब्लो पिकासो कौन थे और ये कहाँ से थे? चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 स्पेन। पहले बात करते हैं पाब्लो पिकासो कौन था। तो फ्रेंड ये 20वीं सदी के एक बहुत ही महान चित्रकार थे। ध्यान रहेगा फ्रेंड, 20वीं सदी के एक बहुत ही महान चित्रकार थे। इनका जन्म 1881 में मलागा में हुआ था, जो कि स्पेन में है। पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार थे, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर 2 इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर 4 लाहौर। फ्रेंड्स सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है और विचार कीजिए और फिर अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। देखिए कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लाहौर। कौन सा फ्रेंड? लाहौर। याद रहेगा फ्रेंड। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक, ये कहाँ? पंजाब प्रांत के राजा थे। याद रहेगा फ्रेंड, कहाँ के? पंजाब प्रांत के राजा थे। ठीक, जिन्हें कि शेरे पंजाब भी कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। ठीक, और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी फ्रेंड? इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, जो कि इस वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक फ्रेंड, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1801 के 1839 तक शासन किया था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो महाराजा महासिंह। ठीक फ्रेंड, और ये किस मिस्र थे? तो फ्रेंड ये सुकरचकिया मिस्र से थे। ठीक फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। आपको
इतनी बातें ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिए फ्रेंड सोचिए। लैक्सोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 नैनोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फेदोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोमीटर। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। लैक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फेदोमीटर। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 फेदोमीटर। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक, और इसे किसने बनाया था, ठीक। तो यह यंत्र जो है, ठीक, जैसे कि फेदोमीटर कहते हैं, जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों से ज्ञात उपयोग, यह यंत्र जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों से ज्ञात वेग का उपयोग करता है, ठीक, और इसके आधार पर बताता है कि समुद्री गहराई कितनी है। याद रहेगा फ्रेंड? जैसे मान लीजिए कोई शिप है, ठीक, उससे ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती हैं, ठीक, वे जाती हैं वाटर में नीचे तक और उसकी सतह से वापस आके टकरा जाती है, जिन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि इस जगह की गहराई कितनी है, ठीक फ्रेंड। याद रहेगा फ्रेंड? और पहला फेदोमीटर तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक हबर्ट ग्रोव डॉर्सी द्वारा बनाया गया था। कौन? हबर्ट ग्रोव डॉर्सी द्वारा, ठीक फ्रेंड। ये पहला फेदोमीटर इनके द्वारा बनाया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। चलिए फ्रेंड सोचिए, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। कौन फ्रेंड? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये इन्होंने कब प्रकाशित की? तो इन्होंने 1934 ईस्वी में, ठीक। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है? तो इसने पुस्तक में उन्होंने अपने बेटी के लिए लिखे गए पत्रों, ठीक, और अपने जेल जाने, ठीक, और युवा लोगों के लिए हिस्ट्री के प्रति जुड़ी जानकारी, इस सब का वर्णन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्ट्री किसकी किताब है, बस इतना। और इसका सब्जेक्ट जल्दी नहीं पूछा जाएगा, ठीक फ्रेंड। तो ये किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।